नमस्कार। बाजार ने इस हफ्ते एक और नया शिखर बनाया। हाँ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ऑल टाइम हाई पर। लेकिन हम में से कई लोगों के पोर्टफोलियो को देखकर ऐसा लगता नहीं है। सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो पैसा बंद कहाँ रहा है। बिल्कुल। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हम हेडलाइंस के पीछे छिपी उन कहानियों को, उन अदृश्य ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे जो कुछ शेयरों को आसमान पर पहुंचा रही हैं और कुछ को जमीन पर। बिल्कुल सही कहा आपने। इंडेक्स तो सिर्फ एक आईना है जो जो पूरी तस्वीर कभी नहीं दिखाता। असली खेल तो कंपनियों की रणनीतियों में, सरकारी नीतियों की आहट में और सबसे बढ़कर बाजार की उम्मीदों में छिपा होता है। आज हम इन्हीं छिपी हुई ताकतों को एक एक करके सामने लाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसमें ग्लैमर और बिजनेस का जबरदस्त तड़का है। अच्छा, मैंने पढ़ा कि एक छोटी टेक्सटाइल कंपनी है स्वराज सूटिंग, और उसमें रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा जैसे क्रिकेट के बड़े सितारे पैसा लगा रहे हैं। हाँ, ये खबर काफी चर्चा में है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? क्या सिर्फ बड़े नामों के जुड़ने से कंपनी के फंडामेंटल्स बदल जाते हैं, या ये सिर्फ एक हाइप है? देखिए, सवाल बहुत वाजिब है और यही हमारी पहली छिपी हुई ताकत काम करती है, जिसे हम कहते हैं सिग्नलिंग। सिग्नलिंग। जी। जब रोहित शर्मा जैसा कोई बड़ा नाम किसी छोटी अनजानी कंपनी में निवेश करता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं लगाता, वो अपनी साख दांव पे लगाता है। बाजार इसे एक मजबूत संकेत की तरह देखता है कि शायद इस कंपनी में कुछ खास है जो अभी आम निवेशकों को नहीं दिख रहा। अच्छा। कंपनी प्रेफरेंशियल इशू के जरिए करीब 103 करोड़ रुपए जुटा रही है और ये पैसा कारोबार बढ़ाने में इस्तेमाल होगा। लेकिन ये भी तो देखना होगा कि कंपनी पहले कैसी थी। बिल्कुल। और हमें ये याद रखना चाहिए कि ये कंपनी पहले से ही एक मल्टी बैगर रही है। पिछले 5 सालों में 900% के रिटर्न्स दिए हैं। ओहो। तो ये सिर्फ सेलिब्रिटी का दाव नहीं है, बल्कि एक बढ़ती हुई कंपनी को और बड़ा बूस्ट देने की कोशिश है। मतलब ये एक तरह का विश्वास मत है जो दूसरे निवेशकों को भी खींच सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन हर कंपनी तो ऐसे फंड नहीं जुटा पाती। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया है जो अपने बॉन्ड इश्यू का साइज 5,000 करोड़ से घटाकर 3,200 करोड़ कर रही है। हाँ, पहली नजर में तो ये खतरे की घंटी लगती है। क्या कंपनी को निवेशक नहीं मिल रहे? पहली नजर में बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी उल्टी है। अच्छा। असल में ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी को प्राइवेट क्रेडिट फंड से, मतलब निजी तौर पर बॉन्ड मार्केट से भी सस्ती दरों पर पैसा मिलने की उम्मीद है। ओके। अब देखिए, जो बॉन्ड वो बाजार में लाने वाले थे उसकी यील्ड यानी ब्याज दर लगभग 12% के आसपास थी। 12% तो काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। आज जब सरकारी बॉन्ड आपको 7% पे मिल रहे हैं तो 12% का मतलब है कि बाजार वोडाफोन से जुड़े जोखिम को बहुत ज्यादा मान रहा है। राइट। तो अगर कंपनी को इससे सस्ता कर्ज कहीं और से मिल पा रहा है तो बॉन्ड का आकार घटाना एक समझदारी भरा फैसला है, ना कि कोई कमजोरी। अच्छा, तो ये लागत बचाने की एक कोशिश है और शायद सुप्रीम कोर्ट से एजीआर बकाये पर जो राहत की उम्मीद है, निश्चित रूप से उससे भी कंपनी का आत्मविश्वास बढ़ा होगा। बिल्कुल। ये सभी चीजें मिलकर कंपनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद कर सकते हैं। यहाँ छिपी हुई ताकत है कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट यानी सही समय पर सही जगह से सही लागत पर पैसा जुटाना। कैपिटल की बात से मुझे याद आया, इस हफ्ते अशोक लेलैंड का शेयर तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, उसमें जबरदस्त तेजी आई है। 7 महीने में 66% की तेजी। मैंने सुना इसके पीछे कोई विलय की कहानी है, ये पूरा मामला क्या है? जी, यहाँ कहानी है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की, मतलब कंपनी को अंदर से और मजबूत बनाने की। अशोक लेलैंड के बोर्ड ने अपनी एक फाइनेंस कंपनी हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस यानी एचएलएफ, हाँ, उसका एनडीएल वेंचर्स में विलय को हरी झंडी दे दी है। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो 2 कंपनियों को मिलाकर एक ज्यादा मजबूत और बड़ी कंपनी बनाई जा रही है। इसके लिए एक शेयर एक्सचेंज रेशियो भी तय हुआ है। रेशियो भी आ गया है? जी। एचएलएफ के हर 10 शेयर के बदले एनडीएल के 25 शेयर मिलेंगे। बाजार इस खबर को लेकर बहुत उत्साहित है क्योंकि इससे वैल्यू अनलॉक होने की उम्मीद है। लेकिन इसमें एक पेच है। आपने कहा कि अभी मंजूरी बाकी है। हाँ। ये सेबी और एनसीएलटी जैसे नाम आते हैं, आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कंपनी ने तो फैसला कर लिया, लेकिन अब इसे कानूनी और नियामकीय प्रक्रिया से गुजरना होगा। ओके। सेबी, जो बाजार का रेगुलेटर है, वो देखेगा कि छोटे निवेशकों के हितों का ध्यान रखा गया है या नहीं, और एनसीएलटी यानी कंपनी कानूनों की अदालत, वो सुनिश्चित करेगी कि पूरी प्रक्रिया कानून के मुताबिक हो। अच्छा। इन दोनों की मंजूरी के बाद ही ये सौदा पूरा माना जाएगा। लेकिन बाजार अक्सर
इंतजार नहीं करता, वो उम्मीद पर ही चलना शुरू कर देता है। सही बात है। तो एक तरफ जहां विलय से वैल्यू बनाने की कोशिश हो रही है, वहीं अडानी ग्रुप एक बिल्कुल नए सेक्टर में अधिग्रहण के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पायलट ट्रेनिंग, ये एक दिलचस्प चुनाव है। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रणनीतिक भी। वो कैसे? अडानी की सब्सिडियरी अडानी डिफेंस ने भारत की सबसे बड़ी स्वतंत्र पायलट ट्रेनिंग कंपनी FSTC में 72% हिस्सेदारी खरीदी है। ओके। अब इसे बड़े नजरिए से देखिए। भारत का एविएशन सेक्टर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। हमारी एयरलाइंस सैकड़ों नए प्लेन्स ऑर्डर कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। इन प्लेन्स को उड़ाने के लिए हजारों पायलट्स की जरूरत पड़ेगी। साथ ही डिफेंस सेक्टर में भी ड्रोन पायलट्स और लड़ाकू पायलट्स की ट्रेनिंग एक बड़ा बाजार है। अडानी ग्रुप इस अधिग्रहण के साथ उस पूरी वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा है। ये सिर्फ एक कंपनी खरीदना नहीं है, ये भविष्य के एक बहुत बड़े बाजार पर दांव लगाना है। लेकिन हर दांव सफल नहीं होता। बिल्कुल नहीं। विलय और अधिग्रहण की दुनिया में एक सौदा जो नहीं हो पाया, वो है कार ट्रेड और कार देखो का। खबर आते ही कार ट्रेड का शेयर 5% गिर गया। और ये हमें M&A यानी विलय अधिग्रहण से जुड़े जोखिम की याद दिलाता है। अगर ये सौदा हो जाता तो सोचिए क्या होता। कार ट्रेड की ताकत है B2B मार्केट में, यानी डीलर्स के साथ उनके रिश्ते मजबूत हैं। राइट। और कार देखो की पहुंच सीधे ग्राहकों तक है। तो दोनों मिलकर इस बाजार के बेताज बादशाह बन सकते थे। लेकिन बातचीत टूट गई। तो अब कार ट्रेड के लिए आगे की राह क्या है? अब उन्हें अपने मौजूदा प्लेटफॉर्म्स जैसे कारवाले और OLX इंडिया पर ही निर्भर रहना होगा। ये एक बड़ा मौका था जो हाथ से निकल गया। इसका मतलब उनके लिए अब राह और मुश्किल हो गई है। मुश्किल तो हुई है क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, लेकिन उनके पास OLX जैसा बड़ा ब्रांड है। अब उन्हें यह साबित करना होगा कि वो बिना इस विलय के भी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। और बाजार फिलहाल उनकी इस क्षमता पर शक कर रहा है। बिल्कुल, और यही हमें शेयर की कीमत में दिख रहा है। चलिए अब कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जिनमें इस हफ्ते भारी एक्शन देखने को मिला। सबसे पहले मेगेलैनिक क्लाउड। हाँ, एक छोटी IT कंपनी जिसका शेयर सिर्फ 5 दिनों में 45% गिर गया। और मजे की बात यह है कि उन्हें एक नया ऑर्डर भी मिला था। ये क्या पहेली है? ये पहेली नहीं बल्कि स्मॉल कैप की दुनिया की हकीकत है। अच्छा। ये शेयर जिस तेजी से ऊपर जाते हैं उसी तेजी से नीचे भी आते हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे से मिला 6 करोड़ का ऑर्डर। खबर के तौर पर अच्छा लगता है, लेकिन 6 करोड़ बहुत ज्यादा तो नहीं है। बिल्कुल। जब किसी कंपनी का वैल्यूएशन पहले ही आसमान पर हो तो इतने छोटे ऑर्डर्स उसे सहारा नहीं दे पाते। ये निवेशकों के लिए एक क्लासिक सबक है। सिर्फ खबरों के पीछे मत भागो, कंपनी के फंडामेंटल्स और उसका वैल्यूएशन भी देखो। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक बिल्कुल उल्टा उदाहरण है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, GMDC। हाँ। यहाँ शेयर 2 दिनों में 11% चढ़कर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। क्या यहाँ फंडामेंटल्स अचानक बदल गए? नहीं, फंडामेंटल्स नहीं बदले। यहाँ एक और छुपी हुई ताकत काम कर रही है, और वो है सरकारी नीति की उम्मीद। सरकारी नीति? जी। खबर यह है कि सरकार रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 7,300 करोड़ का एक बड़ा इंसेंटिव पैकेज लाने पर विचार कर रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स, ये तो बहुत जरूरी होते हैं। बिल्कुल। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं, और चीन का इन पर दबदबा है। GMDC जैसी माइनिंग कंपनी इस नीति की एक सीधी लाभार्थी हो सकती है। तो बाजार कंपनी के आज के प्रदर्शन पर नहीं बल्कि कल मिलने वाले इस संभावित फायदे पर दांव लगा रहा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ मैगेलैनिक क्लाउड है जो एक वास्तविक ऑर्डर मिलने पर भी गिर गया। हाँ। और दूसरी तरफ GMDC है जो सिर्फ एक संभावित नीति की उम्मीद में उड़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक तीसरा मामला और भी है जो मुझे समझ नहीं आया, गेल का। गेल कंपनी के लिए अच्छी खबर आई, उनका ट्रांसमिशन टैरिफ बढ़ा, फिर भी शेयर 6% से ज्यादा टूट गया। ऐसा क्यों? और यहीं हमारी सबसे बड़ी छिपी हुई ताकत सामने आती है, बाजार की उम्मीदें। उम्मीदें? देखिए, हुआ क्या, नियामक यानी PNGRB ने गेल के लिए गैस पाइपलाइन का किराया 12% बढ़ाया, जो कि अच्छी खबर है। बिल्कुल अच्छी खबर है, इससे उनकी कमाई बढ़ेगी। लेकिन बाजार जो बड़े बड़े एनालिस्ट से भरा पड़ा है, वो इससे कहीं ज्यादा लगभग 20% की बढ़ोतरी की उम्मीद लगाकर बैठा था। अच्छा, तो उम्मीद से कम मिला। एग्जैक्टली। और ये बाजार का क्लासिक नियम है, खबर अच्छी है या बुरी, ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि खबर उम्मीद से कितनी बेहतर या खराब है। मतलब बाइंग द रूमर सेलिंग द न्यूज। बिल्कुल।
गेल का मामला दिखाता है कि कैसे एक सकारात्मक फैसला भी अगर उम्मीदों पर खरा न उतरे तो शेयर को गिरा सकता है। वाह। तो जीएमडीसी और गेल की कहानी एक साथ देखें तो ये साफ हो जाता है कि बाजार हमेशा हकीकत पर नहीं बल्कि उम्मीदों और कल्पनाओं पर चलता है। सही कहा। अब बाजार में आने वाले नए खिलाड़ियों की बात करते हैं। आईपीओ मार्केट में भी काफी हलचल है। बिल्कुल। सुदीप फार्मा और एक्सिस टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग अच्छी रही। इससे पता चलता है कि निवेशक अभी भी नए आइडियाज में पैसा लगाने को तैयार हैं। सुदीप फार्मा तो 23% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। जो शानदार है। अब यहाँ भी एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। कुछ कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जबकि कुछ 800-900 रुपए तक के लक्ष्य देख रहे हैं। ये दिखाता है कि लिस्टिंग के बाद की रणनीति उतनी ही जरूरी है जितनी आईपीओ में अप्लाई करने की। और एक आईपीओ जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, मीशो। हाँ, मीशो। ये तो एक अलग ही कहानी है। कंपनी घाटे में है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम आसमान छू रहा है। ये निवेशकों के लिए क्या संदेश है? ग्रोथ चुने या मुनाफा? मीशो का आईपीओ एक तरह से बाजार का लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट। जी। स्रोत के अनुसार 2025 में कंपनी का अनुमानित घाटा लगभग 4000 करोड़ है। फिर भी इतनी डिमांड। ये हमें उस दौर की याद दिलाता है जब ज़ोमैटो और पेटीएम आए थे। निवेशक आज की तारीख में क्या चाहते हैं? अमेज़न की तरह धीमी लेकिन मुनाफे वाली ग्रोथ, या शुरुआती दिनों के फ्लिपकार्ट की तरह तेजी से बाजार पर कब्जा करने वाली लेकिन घाटे में चल रही ग्रोथ? तो दांव उसी पे लगेगा। बिल्कुल। ये आईपीओ बताएगा कि रिटेल निवेशकों का रिस्क लेने का मूड कैसा है। और अंत में ट्रेडर्स के लिए एक जरूरी तकनीकी बदलाव की खबर है। एनएसई अपने इंडेक्स के लॉट साइज में कुछ बदलाव कर रहा है। जी। इसका आम ट्रेडर पर क्या असर पड़ेगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है जो जनवरी 2026 से लागू होगा। ओके। निफ्टी का लॉट साइज 75 से घटकर 65 और बैंक निफ्टी का 35 से 30 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि अब कम पैसे में भी निफ्टी या बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स और ऑप्शंस का एक लॉट ट्रेड किया जा सकेगा। तो ये तो छोटे ट्रेडर्स के लिए अच्छा है। हाँ, इससे छोटे रिटेल ट्रेडर्स के लिए बाजार में उतरना थोड़ा और आसान हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इससे बाजार में वॉल्यूम बढ़ सकते हैं, जो शायद वॉलेटिलिटी को भी थोड़ा बढ़ा दे। तो ये एक दो-धारी तलवार है। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता हमें यही सिखाता है कि शेयर बाजार सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे सेलिब्रिटी का प्रभाव, मैनेजमेंट की स्मार्ट चालें, विलय की उम्मीदें, सरकारी नीतियों की आहट और निवेशकों की मनोवैज्ञानिक उम्मीदें काम करती हैं। हेडलाइन कुछ भी कहे, असली कहानी तो इन छिपी हुई ताकतों में ही है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा से एक आखिरी विचार छोड़कर जाते हैं। बताइए। हमारे स्रोतों में एक खबर का जिक्र है कि वर्लपूल ऑफ इंडिया की अमेरिकी पेरेंट कंपनी अपनी भारतीय यूनिट में हिस्सेदारी लगातार कम कर रही है। अच्छा। वो 75% से घटकर 51% पर आ गए हैं। कारण बताया जा रहा है वैश्विक स्तर पर अपना कर्ज कम करना। लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है, जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी अपनी एक सफल और मुनाफा कमारी भारतीय सब्सिडरी में हिस्सेदारी बेचती है, तो क्या ये सिर्फ एक वैश्विक वित्तीय रणनीति है, या इसके पीछे कुछ और भी है? हाँ, या ये भारतीय बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को लेकर उनके लॉन्ग टर्म नजरिए का कोई संकेत भी हो सकता है। तब क्या होता है जब वैश्विक पूंजी की प्राथमिकताएं स्थानीय विकास की कहानियों से टकराती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, ये सवाल हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।